हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट किया था। सेल्फ इंडक्शन मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी कॉइल से या फिर सोलेनोइड से करंट चेंज करती है तो उस रीजन में उसकी फील्ड भी चेंज करती है, और फील्ड चेंज करती है, हमारे पास कोई कॉइल है तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी चेंज करेगी, और जब फ्लक्स चेंज होगी तो फैराडे के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ से हम देख सकते हैं उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी। जो मेन एक ईएमएफ के वजह से जो करंट फ्लो कर रही है उसकी बात नहीं हो रही है, जो फ्लक्स चेंज हो रही है उससे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह की करंट होती है, एक इंड्यूसिंग करंट जो कि सेल से या सोर्स से के वजह से फ्लो कर रही है, और दूसरी फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जनरली होती है। करंट अगर बढ़ रही है तो अपोज होता है, करंट घट रही है तो सपोर्ट होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, और हमने आपको बता रखा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है सेल्फ इंडक्शन की वजह से, एंड दैट इज L di/dt, वेयर di/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी चीजें मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर रखा है। चलिए बच्चों, आज के डेट में हम लोग किसी इंडक्टर में, इंडक्टर मतलब सोलेनोइड, इंडक्टर को हम लोग सोलेनोइड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब सोलेनोइड को इंडक्टर कहते हैं बिकॉज वो इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी शो करती है, उसकी कुछ इंडक्टेंस होती है, उसकी कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्शंस होती है, ये मैंने आपको बताया भी है, एल निकालना। तो आज के डेट में गाइस हम लोग उसमें एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड का फंडा क्या है, कैसे एनर्जी स्टोर्ड है, उसके बारे में पर डिटेल चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। हेडिंग लगाएंगे हम लोग, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब एक बात मैं आपको बता दूं, एनर्जी की अलग अलग नेचर होती है, कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, कहीं मैग्नेटिक एनर्जी होती है, राइट। तो यहां पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो दरअसल होगी मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर या सोलेनोइड। थोड़ा समझते हैं इस चीज को, कैसे वो एनर्जी स्टोर करेगा, राइट। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सोलेनोइड है और आपने इसमें करंट को वेरी करवाना चालू किया। ठीक है, अब आपको पता है कि करंट जब इसमें वेरी करने लगेगी, इंडक्टेंस इसका मान लेते हैं L है, जब इसमें करंट इसकी वेरी करने लगेगी तो आपको पता है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी विच इज L di/dt। मैग्नीट्यूड की बात करें तो L di/dt। अब आप देखिए, एक्सटर्नल एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल क्रिएट हो गया जिसके वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी, इंड्यूस्ड करंट इसमें होगी। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जो ये करंट इससे जा रही है तो इस एक्सटर्नल पोटेंशियल के खिलाफ लगातार वर्क करना पड़ेगा सेल को, बिल्कुल सेल को वर्क करना पड़ेगा। तो जो सेल वर्क करती है एक्सटर्नल ईएमएफ के खिलाफ, ठीक है, लगातार जो करंट फ्लो कर रही है इस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के खिलाफ, उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क होती है, राइट, वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, उसके फील्ड में स्टोर हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दैट इंडक्टर। फिर से सुनिए, मैंने बोला कि जब आप करंट को बढ़ाओगे, राइट, करंट को इसमें क्या करोगे, चेंज करोगे बस। तो जब करंट को चेंज करोगे तो इसमें क्या होगी, आपको पता है कि जब करंट इसमें बढ़ने लगेगी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, अब ईएमएफ इंड्यूस होगी मतलब एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो रहा है, और आप चार्ज को लगातार भेजे जा रहे हो, तो आपको हमेशा उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क हैज टू बी डन बाय द सेल अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बात तो क्लियर है। अब लगातार काम करना पड़ेगा, तो कहने का ये मतलब कि सेल जो वर्क करेगी इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वो स्टोर एनर्जी फील्ड में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और वो जो एनर्जी होगी अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरी कहानी तो क्लियर हो गई। तो मैं इसमें छोटी सी चीज लिखना चाहूंगा, व्हेन करंट इन एन इंडक्टर चेंजेज then work has to be done by cell
ठीक है, या बाई आप बोल सकते हो बाई इंड्यूसिंग करंट बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस वर्क is stored in the inductor in the form of energy। राइट, और ये एनर्जी कहां पे स्टोर होती है? तो आप लिख सकते हो कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, या हम इसे इंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पावर कितना इसमें दिया गया, ठीक है, चूंकि करंट फ्लो कर रही है तो एक्सटर्नल ईएमएफ के खिलाफ तो कहीं ना कहीं पावर तो होगी ना, तो कितनी पावर सप्लाइड करी गई उस पर थोड़ा चर्चा कर लें। पावर सप्लाइड कितनी होगी? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पावर जो सप्लाइड होगी दैट वुड बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड, और जो करंट फ्लो कर रही है पावर सप्लाइड, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई है और जो पावर सप्लाइड हो रही है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी हो गई? ये इंड्यूस्ड है, ये इंड्यूस्ड है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो गई है वो एल डी आई बाई डी टी और इनटू आई। तो ये पावर सप्लाइड है, राइट, ये पावर सप्लाइड है। क्लियर है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर थोड़ा सा करंट, ठीक है, मतलब अगर ये पावर तो सप्लाइड है किसके लिए, ये किसके लिए पावर सप्लाइड है? ध्यान से देखिए, ये किसके लिए पावर सप्लाइड है भाई? तो ये पावर सप्लाइड है जब हम चार्ज को, यानी करंट को जब हम फ्लो करा रहे हैं, भेज रहे हैं इसके अगेंस्ट में, ठीक है। और अगर मैं डेल्टा टी टाइम में पावर सप्लाइड पता पड़ गया, अगर मैं डेल्टा टी या डी टी टाइम में अगर मैं और उसमें करंट भेजूं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? आपको पता है कि जो डी डब्ल्यू बाई डी टी होती है वो पावर के इक्वल होती है, तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? पी इंटू डी टी। तो अगर मैं डेल्टा टी टाइम में मैं निकाल लूं कि कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो देख पाएंगे हम अच्छे से। तो अगर मैं पूछूं कि वर्क डन in time dt in supplying the current कितनी वर्क होगी? छोटी सी वर्क होगी, क्या होगी? P इंटू डी टी, और P तो हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है विच इज L डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी। डी टी कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली जो छोटी सी वर्क आ रही है वो क्या आ रही है? एल आई डी आई। तो ये तो आई में वेरी कर रही है, और करंट हर समय एक ही नहीं होती, हर समय करंट एक ही नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि यहां पे एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक फ्लो कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है जो मेन करंट का विरोध कर रही है। अब उसका विरोध बढ़ते जाएगा तो करंट भी तो बदलते जाएगा, तो आई इज नॉट फिक्स्ड, आई इज नॉट फिक्स्ड। सो डी डब्ल्यू इज एल डी आई बाई डी टी। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क इन एस्टैब्लिशिंग करंट आई, मान लीजिए कि 0 से लेकर के आई करंट हम एस्टैब्लिश कर दिए, तो टोटल कितना वर्क हुआ होगा? तो इंटीग्रेशन एल आई डी आई फ्रॉम 0 टू आई, एल को बाहर कर लीजिए और आई की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 टू आई, एल बाई 2 को बाहर कर लेते हैं और आई का स्क्वेयर फ्रॉम 0 टू आई, राइट। एल छूट नहीं रहा, सो एल बाई 2 और ये आई स्क्वेयर माइनस 2, मतलब बहुत ही सिंपल है। तो 1/2 एल आई स्क्वेयर। तो राइट, ये जो वर्क निकली है यही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। मैं इसको यू लिख लेता हूं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि किसी इंडक्टर में टोटल 0 से मुझे आई करंट एस्टैब्लिश करा देनी है, राइट,
तो आपसे पूछा जाएगा कि कितनी उसमें, है ना, कितनी उसमें वर्क करानी पड़ेगी, या यूं कहे कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एंड दैट एनर्जी विल बी हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज द इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। क्लियर है बच्चों? अब यहां तक तो बात एकदम क्लियर हो गई। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो एनर्जी है उसकी डेंसिटी क्या है। किसी सोलेनॉइड में एनर्जी स्टोर है, ये बात तो पता पड़ गई। सोलेनॉइड एक रीजन है, राइट, एक कंप्लीट रीजन है। उस रीजन की वॉल्यूम अगर हमें पता पड़ जाए और टोटल एनर्जी में उस वॉल्यूम से डिवाइड कर लें तो उस रीजन की एनर्जी डेंसिटी पता पड़ जाएगी। तो ये भी हम लोग निकालने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग कैप्स्टर में, याद होगा आपको, कैप्स्टर में हम लोगों ने एनर्जी निकाला था हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर या 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी वगैरह वगैरह। फिर हमने एनर्जी डेंसिटी भी निकाला था, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, और उसका वैल्यू हमने देखा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई के स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग एनर्जी डेंसिटी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। तो पहले आप इस चीज को एक बार अच्छे से कॉपी कीजिए, चीजों को अच्छे से एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग एनर्जी डेंसिटी पर चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन अ सोलेनॉइड, या इंडक्टर भी बोल सकते हो। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सोलेनॉइड है इस तरीके से, और इस सोलेनॉइड की कुछ लेंथ है L, राइट, और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, और इसकी एरिया A है। दो तीन चीजें हमने लेट करनी है। अब हमें इस पूरे रीजन में एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहली बात कि इस सोलेनॉइड की इंडक्टेंस क्या होती है ना, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड जो L होगी वो क्या होती है, अगर आपको अच्छे से याद हो तो म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया इंटू L, यही आती थी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में करेंगे तो कैपिटल N बाई यहां पे L लिखना पड़ेगा, राइट। ये चीजें होती हैं। अब एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, तो वो B होती है, और वो होगी म्यू नॉट स्मॉल एन आई, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। क्लियर है, ये चीजें होती हैं। अब इन दोनों चीजों को हम लोग फिलहाल तो रखते हैं, बाद में इन दोनों का यूज करते हैं। सबसे पहला काम कि इसके अंदर टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। और ऐसा हम मान के चल रहे हैं बच्चों, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि जो एनर्जी है इसकी बस इतनी ही रीजन में स्टोर है, तब की बात। ये काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, राइट। तो हम लोग किसी इसके अंदर की ही बात कर रहे होते हैं। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी की मैं बात करूं कितनी है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड या इन द इंडक्टर, अभी हम लोग ने डिराइव भी किया है, वो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। एल के बारे में अगर हम चीजों को डालें तो यहां क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, राइट, और आई की जगह पर आई स्क्वायर। इतनी चीजें हमने रख लिया। तो ये है हमारा टोटल एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। इज इट क्लियर? अब इसमें हम लोग किससे डिवाइड करें, वॉल्यूम से डिवाइड करें, राइट। लेकिन वॉल्यूम से डिवाइड करने से पहले हम लोग कुछ चीज इसमें यूज करना चाहेंगे। अगर अच्छे से देखें तो यहां पे क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, और ऑलरेडी यहां ए एल है। अब ध्यान से देखिए, यहां हमारे पास म्यू नॉट एन आई है जो हम बी यूटिलाइज यहां पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरे, तो यहां स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर कर लिया इसको और फिर म्यू नॉट से डिवाइड भी कर लिया। अब ऐसा करने से एक फायदा है हमें, म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर लिख पाएंगे, यहां ए एल बाई म्यू नॉट, और म्यू नॉट एन आई के जगह पर हम क्या डालें, म्यू नॉट एन आई के जगह पर कैपिटल बी डाल सकते हैं। सो दिस इज कैपिटल बी स्क्वायर और ए एल बाई म्यू नॉट। अब ध्यान से देखें, ये तो हो गया भाई टोटल एनर्जी। अब एनर्जी डेंसिटी हमें चाहिए,
एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द रीजन। टोटल एनर्जी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है 1/2 बी स्क्वायर एल बाई म्यू नॉट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम पूरे रीजन का क्या होगा? दिस बेस एरिया इंटू एल, बेस एरिया इंटू एल, और ये दोनों चीजें कट जाएंगी, तो ये हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब बच्चों अच्छे से देखो, ये कहीं ना कहीं उसका याद दिलाता है जब हम लोग एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, अगर आपको याद होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर कर रहे थे, बस यहाँ एप्सिलॉन होती थी एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 1/म्यू नॉट हो गई, ठीक है। और बाकी चीजें वैसी, यहाँ बी का स्क्वायर है, यहाँ ई का स्क्वायर है, तो जस्ट वैसी हो रही है जैसे वहां पे हम लोगों ने किया था। क्लियर है बच्चों? कुछ भी खास नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रहना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। And what is B? B is the magnetic field intensity at the axis of solenoid और इंडक्टर। क्लियर है बच्चों? कुछ भी खास इसमें नहीं है। तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट एनर्जी वाली काम कर लिया, एनर्जी कितनी स्टोर होती है और साथ साथ कितनी एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है गाइस, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और अब एनर्जी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए सेल्फ इंडक्शन में और सारी चीजें भी करने को है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लेंगे फिर उसके बाद करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। तो याद करें सेल्फ इंडक्शन क्या था। सेल्फ का मतलब खुद के कॉइल में करंट के चेंज होने से खुद का फ्लक्स का चेंज होना, और उसके वजह से एक ईएमएफ का पैदा होना, सेल्फ में ही, खुद में ही। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि किसी एक कॉइल में फ्लक्स में चेंजिंग होगी और उसका इफेक्ट उसके बगल में रखी गई कॉइल में होगा। हालांकि दोनों कनेक्टेड नहीं होगा, थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, लेकिन पास ही होगा बस। तो इसकी जो भी फ्लक्स होगी, इसकी जो भी फील्ड होगी, उसमें इंटर करेगी, और उसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में बिना किसी सेल के वजह से ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ये जो फिनोमेना हो रही है कि किसी एक कॉइल में कुछ भी चेंज हो रही है, करंट में चेंजिंग हो रही है, फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है, उससे किसी सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है, फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है या उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो ये जो फिनोमेना है उसे हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। अब एक बात बड़ी कमाल की है कि क्या म्यूचुअल इंडक्शन के साथ साथ सेल्फ इंडक्शन भी होता होगा? हाँ, वो तो होता ही होगा, वो तो होता ही होगा। तो फिलहाल जब हम लोग म्यूचुअल की बात कर रहे होंगे तो सेल्फ को नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग। फिलहाल बाद के सेकेंडरी जो कॉइल मिलेगी, जो बाद वाली जो कॉइल मिलेगी, उसमें जनरली इंटरेस्टेड रहेंगे। तो आइए उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करते हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है समझिए अच्छे से। मान लीजिए कि आपके पास एक इंडक्टर है, एक सोलेनॉइड हम ले लिया ऐसे इस तरह से, और इसमें हमने करंट को चेंज किया। ये तो बात क्लियर है कि इसमें सेल्फ में भी होगी, लेकिन अभी सेल्फ में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसकी जब फील्ड चेंज करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि फील्ड एकदम लोकलाइज्ड होता है यहां तक। आपको भी पता है कि फील्ड थोड़ा बाहर तक भी होती है, तो इसकी फील्ड बाहर तक भी है। अगर इसके बगल में हमने कोई कॉइल लगाया, सिंपली इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, सिंपल, इसमें कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, राइट, बट वो कॉइल क्लोज्ड है। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप यहां पे करंट को चेंज करोगे, ठीक है, तो क्या यहां पे फील्ड चेंज करेगी? बिल्कुल। क्या यहां की फील्ड थोड़ी इसके पास भी पहुंच रही है? बिल्कुल। तो यहां भी फील्ड चेंज करेगी, एग्जैक्टली। तो जब यहां पे फील्ड चेंज करेगी तो क्या इसमें भी एक करंट इंड्यूस होगी? बिल्कुल इंड्यूस होगी। इसमें भी करंट क्या होगी? इंड्यूस होगी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये जो इंडक्शन हो रही है, किसी अपने ही में हो रही है या किसी दूसरे में? अपने में तो हो ही रही होगी, ठीक। हम लोग सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो जो सेकेंडरी में जो हो रही है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। है ना कमाल का चीज? मतलब कोई कॉइल हम चाहें तो बिना फिजिकल कनेक्शन के भी हम उसमें लगे हुए बल्ब को जला सकते हैं। उसके लिए जस्ट पास रखना पड़ेगा किसी सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में, और उस सोलेनॉइड में हमें करंट को चेंज करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन उसमें बल्ब जलना चालू हो जाएगा, बिकॉज उसमें करंट आने लगेगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा उसमें। है ना कमाल का चीज? ये कुछ सरप्राइज चीजें करती हैं कि भाई बिना एक्चुअल कनेक्शन के भी इसमें करंट फ्लो कर रही है। और कमाल की बात तो गाइस ये है, बहुत सारे जगहों पर आपके ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है,
ट्रांसफॉर्मर में इनपुट मतलब जहां से सोर्स आती है, सोर्स से जहां से पावर आती है, और आउटपुट जहां पे हमें डोमेस्टिक सर्किट में दी जाती है, ठीक है, बहुत सारे उसमें हजार वोल्ट में रहते हैं बहुत सारे, और हमें 220 वोल्ट पर सप्लाई किया जाता है, तो वहां पे भी कोई फिजिकल कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। मतलब जो करंट होती है ना, करंट डायरेक्ट इससे कनेक्टेड नहीं होती, दरअसल इसकी फ्लक्स कनेक्टेड इससे होती है। बड़ी कमाल की है, यहां पे ये वाली वायर इसके साथ वाकई कोई कनेक्शन में नहीं है, लेकिन इसकी फ्लक्स, इसकी फील्ड इसके साथ जरूर कनेक्टेड है, बिकॉज वो पास है। ठीक है, अब एक कमाल की बात है कि इसमें करंट को कंट्रोल हम कर सकते हैं। अगर थोड़ा दूर कर देंगे तो फ्लक्स क्या उतनी ज्यादा चेंज होगी? नो। जब फ्लक्स उतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी तो क्या इसके अंदर कोई फील्ड इसके अंदर कोई करंट बहुत ज्यादा होगी? क्या? नो। तो ये हम लोग चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं इसमें करंट के डायरेक्शन को, फ्लक्स को हैंडल करके। होपफुली मेरी बातें पूरे अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो फाइनल बात मैं बता रहा हूं, ये एक प्राइमरी कॉइल है और ये एक सेकेंडरी कॉइल है। इसके करंट को हम लोग I1 बोल लेते हैं, ज्यादा बेटर, और इसमें जो करंट पैदा हुई वो I2। तो ये है आपका सेकेंडरी कॉइल। तो जो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स में अगर चेंज हो रही है तो क्या उसके वजह से क्या सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रही है? बिल्कुल। तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो कह सकते हो द इंडक्शन ऑफ, द फिनोमेनन करते ज्यादा बेटर होगा, द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ EMF in secondary coil या other coil due to change in current या flux बोल सकते हो in primary coil is called mutual induction। राइट मतलब प्राइमरी में अगर कोई भी हलचल हो रही है तो उसके वजह से सेकेंडरी में हमें फ्लक्स चेंज करेगा और उसके वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होगी। खूब अच्छे से क्लियर है गाइस। अब एक बात और बड़ी कमाल की है और वो बड़ी सोचने वाली भी चीज है। अब आपके दिमाग में हो रही होगी सर इसमें जो फ्लक्स होगी, है ना, इसमें जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी? सेकेंडरी से जो फ्लक्स एसोसिएटेड वो क्या होगी? तो इसके लिए हमें प्राइमरी के करंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे एक कहानी मैं आपको बताता हूं। द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to the current in primary coil। ठीक है, प्राइमरी कॉइल। अब ध्यान से मेरी बात समझे, जो फ्लक्स सेकेंडरी में होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, आईपी में इंडिकेट कर रहा हूं। जब हम इसको इक्वलिटी में लाएंगे तो एक कैपिटल M टाइप का कोई कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे, वेयर M इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। राइट, और इसकी भी यूनिट जस्ट उसी तरह से होती है। वहां फाई इक्वल्स LI था तो यहां फाई इक्वल्स MI, नेचर तो वही है, इसलिए इसकी भी यूनिट की मैं बात करूं और डायमेंशन की बात करूं तो सेम है, यानी हेनरी में डायरेक्ट लिख देता हूं और आप डायमेंशन खुद से कर लेंगे। ठीक है गाइस, कुछ भी खास नहीं है। अगर मैं सेकेंडरी में EMF की बात करूं, सेकेंडरी में अगर मैं EMF की बात करूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा? इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा। तो अगर मैं उसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा? d phi सेकेंडरी बाई dt m d I प्राइमरी बाई dt। सो इसे हम बोल सकते हैं माइनस ई, एक्चुअली मैं बोल सकता हूं कि E इन सेकेंडरी इज माइनस माइनस डी फाई बाई डी टी बोल सकता था, तो माइनस में फाइनली हो जाएगा, तो माइनस MD, यही चीज मैंने यहां से डाला है।
राइट। तो सेकेंडरी को अगर मैं E2 बोल दूं, राइट, तो माइनस एम डी I1, प्राइमरी में I1 करंट दौड़ रही है, तो इस तरीके से, तो ये हो गई। इतनी बातें क्लियर है गाइज, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अब ये सारी बातें तो अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप किताबों में अच्छे से पढ़ते हैं तो जनरली आपको यहां m दिखता है, ठीक है, लेकिन यहां कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, दिस इज M21, ऐसे लिखा रहेगा 21, या कहीं कहीं M12, इस तरह से लिखा रहता है। ये आखिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी बात अच्छा सुनिएगा। यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन इसमें हो रही है, इसके वजह से 2 में हो रही है, फर्स्ट की वजह से, ठीक है, इसलिए M21 लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। यहां तक तो ठीक है। यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं और अच्छे से क्लियर करके लिखूं, तो कोई बुराई नहीं है। M21 क्या है? दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल फर्स्ट, राइट। तो कोई बुराई नहीं है लिखने में। अब कमाल की बात यह है गाइज कि जब इसमें करंट चेंज करने लगी, इसमें फ्लक्स चेंज कर रही तो इसमें भी करंट चेंज करने लगेगी। जब इसमें करंट आने लगेगी तो क्या इसका फील्ड फिर इसमें इंटर करेगा? उल्टा सोचो, उसका फील्ड क्या इसमें इंटर करेगा? बोलोगे हाँ सर, जब वो उसमें करंट फ्लो करने लगी तो क्या इसका फील्ड इसमें इंटर करेगा? बिल्कुल इंटर करेगा। तो क्या इसके वजह से यहां भी एक म्यूचुअल इंडक्शन होगा? वो स्टार्टिंग में नहीं होगी, बाद में धीरे होने लगेगी। तो ऐसा देखा गया गाइज, ऐसा देखा गया। Also, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी ड्यू टू चेंज इन करंट इन सेकेंडरी। ठीक है, तो ये E1 मैं बोल सकता हूं, इसको बोलेंगे M12 उल्टा, और ये di2 बाई dt बोलेंगे गाइस di2 बाई dt। ये बात समझिए अच्छे से, di2 बाई dt मतलब i2 मतलब उसमें जो करंट में चेंज हो रही है। अब ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि M21 M12 के इक्वल होती है। कमाल की बात यह है कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि M21 M12 के इक्वल होती है। मतलब अब ये टेंशन ही नहीं है कि आप इसका इंडक्शन उसमें कर रहे हो या उसका इंडक्शन इसमें, जो कोएफिशिएंट्स होंगी वो दोनों की बराबर होंगी। इसलिए अगर हम प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में निकाल रहे हैं तब भी हम कोई एक ही एम ही लिखें, अब सिंबल को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर सेकेंडरी की वजह से अगर प्राइमरी में हो रही है तो हम तब भी एम लिखें। इसलिए हम लोग अलग अलग सिंबल यूज नहीं करते हैं, और अगर कोई लोग अलग अलग सिंबल यूज करते भी है तो उसका मतलब क्या है वो तो समझ में आ रही होगी आपको। और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी मतलब रेसिप्रोकल, यानी इसका इंडक्टेंस उसमें जितनी हो रही है कोफिशिएंट, और उसकी इंडक्शन कोफिशिएंट जिसमें इसमें हो रही है, वो दोनों आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। खूब अच्छे से क्लियर है गाइस। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। पहले आप इस छोटी सी चीज को कॉपी कर लीजिए, आप चाहे तो यहीं तक चीजों को छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि अंदर में चीजें ये चीजें होती है वो मैंने आपको क्लियर बताया कि कैसे होती है। क्लियर है गाइस, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो हम लोग इस चीज को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि M12 और M21 की वैल्यू इक्वल होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी की बात अभी करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, फिर से एक बार चीजों को समझ लेते हैं जल्दीबाजी में। मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई एक प्राइमरी कॉइल थी, राइट, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही थी, वेरिएबल थी, और इसके जस्ट बगल में हमने एक सेकेंडरी कॉइल लगाया, गैल्वेनोमीटर, राइट। तो हमने बोला कि इसमें इंडक्शन प्रोसेस की वजह से करंट कितनी आ गई? I2 आ गई। ठीक है, ये चेंज कर रही है। ठीक है, इसमें जब कोई चेंजिंग होगी तो उसमें भी कुछ वेरिएबल टाइप की चीज होगी। तो मैंने बोला कि इसके वजह से इसमें, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, M21 की जो वैल्यू होती है, और इसके वजह से इसमें क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें करंट चेंज होगी तो इसकी फ्लक्स इसमें इंटर करेगी, तो वो जो इफेक्ट ये इसको शो कर रहा है वही इफेक्ट इसको शो कर रहा है।
ठीक, अभी बात अलग है कि इसमें स्टार्टिंग में इसके सेल की वजह से करंट थी और इसमें जो करंट आ रही है इसी की वजह से आ रही है, ठीक है। लेकिन करंट अगर आ गई तो फील्ड चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी तो बगल में कॉइल है, ठीक है। तो इसके लिए बहस कर रहे होंगे तो ये सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है गाइस, ये चीज हो रही है। तो M21 किसके इक्वल हो जाती है, M12, ठीक है। मतलब हम चाहें तो इसको डिटेल ऐसे लिखें कि अगर मैं E2 की मैं बात करूं, इस 2 की बात करूं तो वो क्या होगा, माइनस M21 एंड dI1/dt। अभी एक ही मतलब नंबर ऑफ टर्म्स सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। अगर E1 की मैं बात करूं, ठीक है, E1 की बात करूं इसमें, इसके वजह से इसमें, तो वो माइनस M12 dI2/dt, ठीक है। तो आप चीजों को लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड या इट इज वेरीफाइड दैट M12 इक्वल्स M21, ठीक है। सिंपली वी राइट M12 इक्वल्स M21 इक्वल्स M, राइट, सिंपली लिखते हैं। और इसी पूरी चीजों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ या थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल या सेकेंडरी कॉइल ज्यादा बेटर होगा, ड्यू टू प्राइमरी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, मैं शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेकेंडरी, ठीक है। तो यानी M12 इक्वल्स M21, ठीक है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो बहुत ही सिंपल चीज है। तो अब हम लोग M12 और M21 की बात नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग क्या यूज करेंगे, M की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, इतनी बातें तो 100% क्लियर हो गई, इसमें कहीं से कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब गाइस होता क्या है, जब हम लोग समझ गए कि भाई इसके वजह से इसमें हो रही है, फिर इसकी वजह से इसमें, तो जनरली हम लोग कोई एक काम करेंगे। जनरली हम लोग प्राइमरी को ज्यादा हम लोग वेटेज देंगे, स्टार्टिंग तो यहीं से हुई है, इसलिए ज्यादातर केसेस में, मतलब हम लोग हर केसेस में दरअसल हम लोग इसके वजह से इसमें निकालेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो, कुछ सवाल ऐसे मिल जाए जिसमें यहां से यहां बढ़ने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, नहीं चीजें बन रही हो अच्छे से, तो आप वहां से यहां भी आ सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग एक सवाल करेंगे जिसमें हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कॉइल से दूसरे कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। और ये भी पहले की तरह है, जैसे L हम लोग ने पढ़ा था, तो L किस पर डिपेंड किया था, क्या फ्लक्स पर डिपेंड किया था, क्या करंट पर डिपेंड किया था, बिल्कुल नहीं। तो वो किस पर डिपेंड किया था, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, इन सब बातों पर डिपेंड किया था। तो उसी तरीके से यहां भी उन्हीं बातों पर डिपेंड करेगी। और ध्यान इस बात का रखिएगा कि इसके और इसके बीच कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें कहां है, ये सारी बातें कहां हो रही है, हवा में हो रही है, मतलब कोई मीडियम नहीं है तब की बात हो रही है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक छोटा सा सवाल करते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं, उसके अपने अपने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उसमें एक दूसरे में जरूर एक म्यूचुअल इंडक्शन होगा। अगर प्राइमरी में अगर करंट चेंज करती है तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो एक कोफिशिएंट जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है उसका वैल्यू निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, वो तो बड़ा क्लियर है। निकालना कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है m जो होता है, राइट, m को अगर हम निकालेंगे तो क्या होगी, phi बाई आई, क्या होगी, phi बाई आई, क्योंकि phi इक्वल्स क्या होती है, phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आपने देखा था। तो m इक्वल्स क्या होगा, phi बाई आई। phi किसका होगा, जनरली सेकेंडरी का, i किसका होगा, प्राइमरी का। उल्टा phi अगर प्राइमरी का ले रहे हो तो i सेकेंडरी का लेना पड़ेगा, अगर phi सेकेंडरी का ले रहे हो तो i प्राइमरी का लेना पड़ेगा। हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। इज इट क्लियर? तो ये चीज दिमाग में हमेशा याद रखेंगे। L बराबर phi बाई आई वहां था, लेकिन phi उसी का था और करंट उसी का था, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा जिसमें आपको पूछा जाएगा, फाइंड द
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल induction. Find the coefficient of mutual induction of two concentric circular coils. ठीक है, और ये जो कॉइल्स है काफी छोटे साइज का है, मैंने पहले भी बता रखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल या सेल्फ की बात में करते हैं तो छोटे साइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक कॉइल आपके पास ऐसा कुछ है, ये प्राइमरी मान लेते हैं, ये बाहर की तरफ है, इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, मैं एक ही दिखा रहा हूं लेकिन आपको नंबर टर्न्स N1 मान लेना है। और इसी के अंदर में एक दूसरी कॉइल है, इसकी रेडियस कुछ और ले लेता हूं, प्राइमरी का मैं रेडियस R1 ले लेता हूं और सेकेंडरी का रेडियस मैं R2 ले लेता हूं। तो हमें निकालना है कोफिशिएंट्स, देखिएगा ध्यान से। होगी प्राइमरी में, करंट चेंज किस में करेंगे? प्राइमरी में। प्राइमरी की वजह से करंट निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, फील्ड वगैरह निकालेंगे, और प्राइमरी का जो फील्ड होगा वो सेकेंडरी के फील्ड की तरह बिहेव करेगा, मतलब सेकेंडरी में जो फील्ड जा रही है वो काम करेगा। फिर से सुनिए, प्राइमरी में हम करंट को देंगे, पहली बात, प्राइमरी के वजह से जो फील्ड आ रही है वो पता कर लेंगे, और वही फील्ड तो सेकेंडरी पे पड़ रहा होगा। इज इट क्लियर? तो सेकेंडरी के लिए फील्ड वही हो जाएगा। तो फील्ड तक किस पे काम करना है? प्राइमरी पे। जब एक बार फील्ड निकल जाए तो अब सब कुछ सेकेंडरी को दे दीजिए, फील्ड वही सेकेंडरी को दे दीजिए। अब वो फ्लक्स कितनी उसमें पकड़ रही है, एरिया पर डिपेंड करता है। ज्यादा एरिया में होगी तो ज्यादा फ्लक्स पकड़ेगी, कम एरिया में होगी तो कम फ्लक्स पकड़ेगी, ज्यादा टर्न्स होंगे तो ज्यादा फ्लक्स पकड़ेगी। ठीक, तो हमारा काम है प्राइमरी में करंट को दे देना, प्राइमरी से फील्ड को निकाल लेना, और वो सारा कुछ किसको दे देना? सेकेंडरी को। अब एक बार सेकेंडरी को फील्ड मिल गई तो फ्लक्स निकाल लेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे तो फिर आगे का काम कर लेंगे, क्योंकि कुछ आगे का काम है नहीं, फ्लक्स में करंट से डिवाइड करना है। और फ्लक्स किसकी? सेकेंडरी की। करंट किसकी? प्राइमरी की। फ्लक्स किसकी? सेकेंडरी। करंट किसकी? प्राइमरी की। ज्यादातर केस में हम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कुछ N1 किस में है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और N2 की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। R1 की मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ प्राइमरी कॉइल, और R2 की बात करूं तो रेडियस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। राइट, तो पहला काम सेंटर पे, हम लोग जनरली तो इसके सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे क्योंकि अदर जगह तो पता होता नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ प्राइमरी, हालांकि प्राइमरी में बोल रहा हूं लेकिन वो तो सेकेंडरी का भी सेंटर है क्योंकि दोनों कंसेंट्रिक है। तो प्राइमरी के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होती है? μ0/2 I, यहां पे R होता है, रेडियस उसकी क्या है? R1 है। नंबर ऑफ टर्न कितनी है? नंबर ऑफ टर्न N1 है, तो N1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और I प्राइमरी में तो मैं चाहूं तो इसको I प्राइमरी भी लिख सकता हूं, I प्राइमरी। ठीक है, अब यही फील्ड उस पर काम होगा, तो फ्लक्स कितनी एसोसिएटेड होगी? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स कितनी होगी? तो ये होगी B इंटू एरिया। B इंटू एरिया, B किसकी? प्राइमरी की। एरिया किसकी? सेकेंडरी की ऑफ कोर्स, और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का लेंगे, तो B तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, वो तो प्राइमरी से ही मिलेगा। और एरिया क्या होगा? πr2²। πr2 क्यों? क्योंकि इसका रेडियस R2 है, और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न क्या है? N2। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? M चाहिए भाई, M12 चाहिए चाहे M21 चाहिए। तो phi सेकेंडरी बाई I प्राइमरी। phi सेकेंडरी आप देख रहे हो प्राइमरी से डिवाइड करेंगे, मैं ज्यादा कर नहीं रहा हूं, तो I प्राइमरी कैंसल। आप खुद से कर लेना पूरा डिटेल, चाहे मैं कर देता हूं एक बार। डिवाइड करना है I प्राइमरी से, तो I प्राइमरी कैंसल। तो इस तरह से M की वैल्यू हो जाएगी इस तरह से M होगी।
म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर बाई 2r1, राइट। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है गाइस? कहीं से कोई शक है इसमें? ठीक है। क्या ये m प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी है, या हम बोल सकते हैं सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी में भी, क्योंकि म्यूचुअल ये इसमें ये थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी इसमें लागू होता है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? चलिए इस चीज को आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद गाइस हम लोग एक और काम करेंगे, जिसमें हम लोग एक सोलेनॉइड लेंगे और उस सोलेनॉइड के अंदर में एक छोटा सा सोलेनॉइड डालेंगे और फिर उस दोनों सोलेनॉइड के कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और हम लोग करते हैं, जिसमें एक ही एक्सिस पे दो सोलेनॉइड है और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अलग अलग है, दोनों की साइज अलग अलग है। तो अभी हम लोग हेडिंग लगाएंगे या क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन of two कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। और कुछ पैरामीटर्स मैं यहां पे दूंगा। सबसे पहले तो बड़े वाले सोलेनॉइड के बारे में बात कर लें। इस तरीके का, ठीक है। तो गाइस ये जो सोलेनॉइड है इस तरह से, इसकी जो लेंथ है मैंने L ले लिया है, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा सोलेनॉइड है, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस मैं कुछ ले लेता हूं कैपिटल R और छोटे वाला का रेडियस है स्मॉल r, राइट। तो मैं कुछ डेटा आपको बता देता हूं। प्राइमरी के लिए कुछ डेटा मैं लिख देता हूं और सेकेंडरी के मैं लिख देता हूं। प्राइमरी के लिए लेंथ सेम ले रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इसकी पर यूनिट लेंथ n1 और इसकी n2 ले रहा हूं, राइट। लेंथ तो दोनों का सेम है। हाँ, रेडियस इसका इसका कैपिटल R और इसका स्मॉल r, और बाकी चीजें तो ऐसी है। बनाने का तरीका क्या होगा, बड़े वाले सोलेनॉइड में प्राइमरी में करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे निकाल लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस कितनी होगी, वो होगी म्यू नॉट एन आई, बट n नहीं बल्कि n1i, राइट। तो ये हो गई म्यू नॉट n1i। चलिए बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब सेकेंडरी के लिए तो फील्ड वही हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न निकाल लेते हैं पहले। टोटल नंबर, क्योंकि जब एक टर्न से तो फ्लक्स निकाल लेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो पता रहना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड, राइट। तो ये N2 बोल लेता हूं। तो ये क्या होगा भाई, N2 बाई L N2 के बराबर होगा। ये जो N2 है वो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी N2 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 डिवाइडेड बाई L। तो N2 कैपिटल N2 क्या होगा, N2 इंटू L, सही है। अब चलिए टोटल फ्लक्स निकालते हैं हम लोग। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी सोलेनॉइड, राइट। तो ये क्या होगा, B इंटू उसकी एरिया इंटू उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यही होगा। B हमने क्या निकाला हुआ है, म्यू नॉट n1i, एरिया की जगह पर ये सेकेंडरी का है तो पाई स्मॉल r स्क्वायर, और n2 की जगह पर हम चाहें तो ये n2 इंटू L ले सकते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीजें हम लोग सेकेंडरी में निकाल लिया। सेकेंडरी में हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया। अब हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया, तो अब हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, विच इज m phi सेकेंडरी डिवाइडेड बाई करंट इन प्राइमरी। तो phi जो सेकेंडरी है म्यू नॉट n1i पाई r स्क्वायर n2 L डिवाइडेड बाई i। तो i से i कैंसल, n1 इंटू
पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्लियर है? तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है गाइस? कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। बार बार आपको मैं फोकस कर रहा हूं, करना क्या है, प्राइमरी यानी जो बाहर वाला है हमेशा उस पर फोकस कीजिए। तो प्राइमरी के वजह से सबसे पहले फील्ड निकाल लीजिए, प्राइमरी में आप करंट दीजिए, प्राइमरी की वजह से फील्ड निकाल लीजिए, और एक बार फील्ड निकल जाए तो अब प्राइमरी को हटाइए, अब वो फील्ड सेकेंडरी को दे दीजिए, और उस फील्ड से अगर उसका एक टर्न है तो एक टर्न में, दो टर्न है तो दो टर्न में आप पूरा का पूरा फ्लक्स निकाल लीजिए, और फ्लक्स में फिर आई से डिवाइड कर लीजिए, आपको एम पता पड़ जाएगा। ठीक है, सावधानी से भी निकालना है फ्लक्स, एंगल वगैरह देखना है। अब यहाँ पे चूंकि ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए जैसा फील्ड इसमें होगी, जैसी फील्ड प्राइमरी वालों में होगी वैसी ही फील्ड उसमें इंटर कर रही है। तो अगर एरिया, एक एरिया की बात करूं तो एक एरिया वेक्टर ऐसे और फील्ड ऐसे, दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल। तो फ्लक्स निकालने के लिए डायरेक्ट बी इंटू ए इंटू कॉस 0 बी इंटू ए डायरेक्ट में यूज कर रहा हूं, देख रहे हो। लेकिन कई एक बार ऐसा भी सवाल मिलेगा जिसमें फ्लक्स होगा ही नहीं, जब कोई फ्लक्स इंटर ही नहीं करेगा टोटल, तो उसमें हम लोग कभी भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं निकाल सकते, उसका म्यूचुअल इंडक्शन 0 होगा। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं नोट करके। जैसे मैंने एक कॉइल ऐसे ले लिया बच्चों, ऐसे कॉइल ले लिया, समझिएगा अच्छे से, ये कॉइल ऐसे ले लिया, ठीक है, इसमें अपना करंट वगैरह दौड़ रही है, वेरिएबल करंट है, और मैंने इस तरीके का एक छोटा सा सेकेंडरी कॉइल लिया इस तरीके से। समझ रहे हो कैसा है? मतलब ये ऐसा, इसका प्लेन ऐसे है, ठीक। अब सोचो इसके वजह से फील्ड ऐसे होगी, इसके वजह से फील्ड बाहर की तरफ होगी, इसके वजह से फील्ड बाहर। अब सोचो इसका जो प्लेन है, प्लेन तो ऐसे है, तो एरिया वेक्टर या तो इधर होगी या इधर होगी। तो अभी यहां पे अगर मैं यहां पे फ्लक्स निकालूं सेकेंडरी से, तो क्या होगी, जो भी इसका बी होगा बी इंटू एरिया इसका, ठीक है, एरिया वेक्टर इसका इस साइड में होगा, और इसकी जो फील्ड होगी इस तरह से बाहर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसकी, इंटू कॉस क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कमाल की बात यह है कि ये फ्लक्स ही 0 हो जाएगा। जब फ्लक्स 0 होगा तो एम क्या होता है भाई, फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट, तो क्या हो जाएगा फाइनली 0। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सेकेंडरी का जो प्लेन है कैसे ओरिएंटेड है, ठीक है। हो सकता है 60 डिग्री पर ओरिएंटेड हो सकता है 0 डिग्री पर, जैसे इन सब केसेस में जो अभी मैंने बनाया, पीछे भी बनाया, वो सब 0 डिग्री पर ओरिएंटेड है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और बोर्ड्स में यही सब सवाल पूछे जाएंगे, मेनली 2-3 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। एक सवाल लास्ट में आज करके खत्म कर देता हूं, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, जिसमें एक रॉड है और एक इस तरह के स्क्वायर लूप है, उसमें आपको म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। तो आपके बोर्ड्स में बस इतना ही करने हैं। अब कंपटीशन के लिए तो आगे चल के हम लोग बहुत सारा चीज करेंगे, लेकिन बोर्ड के लिए जो म्यूचुअल इंडक्शन में जो सवाल पूछे जाते हैं जनरली यही होते हैं। तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, तो एक सवाल और हम लोग एनसीईआरटी के लगाने वाले हैं अभी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी का वो सवाल जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट चेंज कर रही होगी, और ये एक स्क्वायर लूप है और यहाँ पे रखी गई है, या यूं कहें इसको हम लोग किसी खास वेलोसिटी से ले भी जा रहे हैं, तो खैर उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बस इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन आपको दिख रही है, किसी पर्टिकुलर एक्स पर इसका ये वाला सिरा है और ये पूरी इसके स्क्वायर लूप की लेंथ, साइड लेंथ एल है, तो इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए सीधी सी बात है कि हम लोग उसमें पहले फ्लक्स निकाल लें और फिर उस आई से डिवाइड कर लें जो फ्लक्स का वजह बन रही है। तो इसके वजह से इसमें फ्लक्स आएगी, बिकॉज करंट तो इसमें फ्लो कर रही है। इसके जगह पर यहां पे क्या होगी, लगातार फील्ड चेंज कर रही होगी, ठीक है। तो फ्लक्स तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज यहां पे हर जगह पर फील्ड अलग अलग हो रही है। तो फ्लक्स हमें निकालने के लिए यहां से यहां हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज है, हम लोग यहां से पहले एक्स तो नहीं जा सकते, यहां पे एक्स में ऑलरेडी है तो वाई जाते हैं। वाई पे जाकर के एक छोटा सा सेक्शन पहले ले लेते हैं, ऐसा काम हमने पहले भी कर रखा है। dy, y पे जाकर के एक छोटा सा सेक्शन क्या कर लिया हम लोगों ने, dy ले लिया, ठीक है, ये dy ले लिया। अब इसमें छोटा सा पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स एसोसिएटेड विथ स्मॉल सेक्शन, स्मॉल सेक्शन से एसोसिएटेड पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो ये छोटी सी फ्लक्स होगी d5 और ये होगी b इंटू एरिया। B उस जगह पर क्या होगी हम लोग निकाल लेंगे। Y पर किसी करंट कैरिंग वायर के वजह से Y डिस्टेंस पर क्या होती है आपको पता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई y।
और एरिया क्या होगी छोटे सेक्शन की, साइड लेंथ L इंटू डी एक्स, साइड लेंथ पूरी L और इंटू डी एक्स नहीं बल्कि dy, तो L इंटू dy हो गया। तो ये हमने निकाल लिया। इसलिए टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं डी वाई बाई वाई का। फ्रॉम कहाँ से कहाँ, तो x से लेकर के, मतलब यहीं से हमें जाना है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है x, और फिर यहाँ चले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस एल। तो इंटीग्रेशन करना है x से x प्लस एल। सी म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, ये ln y फ्रॉम x से x प्लस एल। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लेते हैं। x प्लस एल इस तरह से हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया। जब एक बार फ्लक्स निकल जाए, डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो फिर हमें I से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो हो जाएगा पूरे सिस्टम का, I से डिवाइड पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। तो होपफुली गाइस आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर हुआ होगा। बोर्ड में इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बोर्ड में सिंपल आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा और सिंपली जैसा कि मैंने आपको 3 सवाल बताया, एक तो सर्कुलर कॉइल की वजह से जनरली जो कंसेंट्रिक है, और एक सोलेनोइड की वजह से, और तीसरा ये सवाल जो कि काफी बढ़िया भी है और इसमें कितनी म्यूचुअल इंडक्शन हुई इस पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज आज के वीडियो सेशन को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में नई चीजों के साथ।